यह वीडियो क्लास 10 के राजनीतिक शास्त्र का है और इसमें हम बताने वाले हैं अध्याय 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, पार्टनरशिप ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी। इसमें प्रश्न उत्तर पहला है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? उत्तर, कोई आवश्यक नहीं कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। विभिन्न समुदायों के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु उनका हित समान होगा। उदाहरण के लिए, मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न भिन्न थीं, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है, किंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र के उत्तर भारतीय थे। उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? उत्तर, जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। उत्तर, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर निर्भर करता है। अगर भारत में पिछड़ों एवं दलितों के न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रहती तो आज भारत बिखराव के कगार पर होता, लेकिन सरकार उनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदारी बनाया और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का ईमानदारी से प्रयास किया। फलतः छोटे छोटे संघर्ष के बावजूद भारतीय समाज में समरसता और सामंजस्य स्थापित है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। राजनीति में विभिन्न तरह से सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है। परिणामतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक भी होता है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं और उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफ़र सामाजिक न्याय के संदर्भ में का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, 70 की दशक से पूर्व भारत की राजनीतिक अवचेतना सुविधा प्रशस्त हित समूह के बीच झूलती रही। दूसरे शब्दों में कहे तो 1967 तक राजनीति में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। 70 से 90 के दशक के बीच स्वर्ण और मध्यम पिछड़ी जातियों में सत्ता कब्जा के लिए संघर्ष चलता रहा। 90 के दशक के उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती रही।
और नीतियों को प्रभावित करती रही। भारतीय राजनीति में इस महामंथन में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। वर्तमान दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों के पक्ष में झुकता दिखाई पड़ रहा है। सरकार की नीतियों के सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके लिए केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? उत्तर, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम निम्न चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होते हैं। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। अगर लोग अपने बहुस्तरीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो कोई समस्या नहीं हो सकती। भारत विभिन्नताओं का देश है, फिर भी सभी नागरिक सर्वप्रथम अपने को भारतीय मानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। तीसरा, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अगर भारत सरकार सामाजिक न्याय को उचित नहीं मानती तो आज भारत का विखंडन हो गया होता। अब है क्वेश्चन 6, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? क, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। ख, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ग, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। अंग, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। तो 6 का उत्तर हो जाएगा घ। अब है 7, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। क, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ख, यह संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान हो। ग, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन कौन से बयान सही है? ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है अ, ब, स, द में, तो इसका सही होगा आंसर क और ख। क और ख, ख सही है इसमें। ठीक है, आंसर हो जाएगा ब। तो वो वाले ऑप्शन सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन क, किंग मार्टिन लूथर। ख, महात्मा गांधी। ग, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस। घ, जेड गुडी। तो आंसर हो जाएगा इसका जेड गुडी। अब है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित का मिलान करें। तो ये दिया हुआ है
पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंग्लैंड। उसी टाइप से धर्मनिरपेक्ष, इस्लाम, प्रोटेस्टेंट। तो इसमें मिलान हुआ है, तो क है पाकिस्तान। पाकिस्तान को मिलाएंगे इस्लाम से, क्योंकि वहाँ इस्लाम धर्म प्रमुख है। ख हिंदुस्तान, यहाँ धर्मनिरपेक्ष है ये। इंग्लैंड, तो प्रोटेस्टेंट वहाँ पर है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित तथा उनकी इच्छा का सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं हैं, स्पष्ट करें। उत्तर, विश्व के सभी समाज में सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। भारत इससे अछूता नहीं है। भारत में भी पेशे का आधार वंशानुगत है। पेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वमेल चला जाता है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। यह व्यवस्था जब अस्थायी हो जाता है तो श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाता है। यह एक खास अर्थ में समाज में दूसरे समुदाय से भिन्न हो जाता है। इस प्रकार के वंशानुगत पेशा पर आधारित समुदाय, जिसे हम जाति कहते हैं, की स्वीकृति रीति रिवाज से हो जाती है। उनकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होता है और इस समुदाय के सभी व्यक्तियों की एक या मिलती जुलती पेशा पैदा, उनकी बेटे बेटियों की शादी आपस के समुदायों में ही होता है तथा खान पान भी समान समुदाय में होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? इसके 2 कारण बतावें। उत्तर, सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इनके 2 कारण निम्नलिखित है। पहला, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसमें मात्र एक जाति के मतदाता रहे। ऐसा हो सकता है कि एक जाति के मतदाता की संख्या अधिक हो सकती है, परंतु दूसरी जाति के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए हर पार्टी एक या एक से अधिक जाति के लोगों को भरोसा हासिल करना चाहता है। दूसरा, यह भी कहना ठीक नहीं है कि कोई पार्टी विशेष केवल एक ही जाति का वोट हासिल कर सकता है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका आशय यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इसमें, उड़ गया। क्वेश्चन 13 है, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें
और सबके साथ एक एक उदाहरण दें। उत्तर: जब हम इस तरह तथ्य को स्वीकार करते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिक राजनीति जन्म लेने लगती है और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। हम प्रत्येक दिन सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति देखते हैं, महसूस करते हैं, यथा धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं एवं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं। यूँ ये सारी चीज़ें बिल्कुल साधारण सी बात है, किंतु यह सोच हमारे अंदर बैठा है। अतएव यह भी सांप्रदायिकता का एक रूप है। ठीक है, तो इसमें पहला हो जाएगा, सांप्रदायिकता की सोच प्रायः अपने धार्मिक समुदाय को प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहता है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप लेती है। उदाहरणार्थ, श्रीलंका में सिंहलियों का बहुसंख्यवाद। यहाँ लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार ने भी सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपने बहुसंख्यक प्रशस्ति के तहत कई कदम उठाए। यथा 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित करना, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना आदि। दूसरा, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इस हेतु पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं और भावनात्मक अपील आदि का सहारा लिया जाता है। तीसरा और अंत में, सांप्रदायिकता का भयावह रूप तब देखते हैं जब संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार होता है। विभाजन के समय हमने इस त्रासदी को झेला है। आज़ादी के बाद भी कई जगहों पर बड़े बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता हिंसा हुई है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।